एक बहुत ही बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अनामिका नर्स के तौर पे काम करती थी। हर एक पेशेंट को वो अपना समझती थी और उनका अच्छे से देखभाल करती थी। उस दिन भी डिलीवरी वार्ड में वो एक एक पेशेंट का अभिवादन करती है, फिर मुस्कुरा के बातचीत करती है और सभी को हंसाती भी है। फिर वो अमृता के पास जाती है। अमृता, जिसकी छोटी सी बच्ची बगल में लेटी हुई थी और खेल रही थी, पर उस पे अमृता का नजर नहीं था। वो उदास होकर बैठी हुई थी। उसे देखकर अनामिका कहती है, क्या हुआ अमृता, तुम किस बात को लेके परेशान हो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सिस्टर। आधे घंटे पहले एक डॉक्टर जांच करने आई थी, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। जांच करके कहा कि तुम ठीक हो, आज तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा, और कहा कि पैसे है तो दे दो और आज ही के आज डिस्चार्ज ले लो। ठीक है अमृता, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम ये सब लेकर परेशान मत हो। अब तक तुम ही ने सब कुछ किया है मेरे लिए। मेरे पति ने तो गर्भवती हालत में मुझे सड़क पे छोड़ के चला गया था। आप थी तो मुझे यहाँ लेकर आई। इतने बड़े अस्पताल में बच्चा जन्म हुआ। मैं ये कर्ज कभी नहीं भूलूंगी। आहा अमृता, और कितनी बार कहोगी तुम? अब मुझे नहीं सुनना मैंने क्या किया है नहीं किया है। मैंने ये सारा बंदोबस्त बस तुम्हारे लिए ही किया था। जब तुम बाहर जाओगी मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, बस तुम वहाँ पे चले जाना, वो लोग सब ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर अमृता का चेहरा खुशी से खिल उठता है। देखो मेरी परी, अनामिका आंटी आई है। हमारे यहाँ से जाने के बाद भी वो हमारा सारा बंदोबस्त कर देगी, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो देखो। अनामिका उस छोटी सी बच्ची को देखती है। बच्ची बिस्तर पे सो रही थी और नींद में ही मुस्कुरा रही थी। इस तरह पूरे वार्ड में सभी पेशेंट्स के साथ वो अच्छे से बातचीत करती है और उनकी जांच भी करती है। जब वो आखिरी पेशेंट की जांच कर ही रही थी, तभी श्रीलता नाम की एक दूसरी नर्स भागते हुए वहाँ आती है। सिस्टर, इमरजेंसी डिलीवरी केस है, अभी अभी फोन आया था। एम्बुलेंस रेडी है। उधर इमरजेंसी वार्ड में ममता सिस्टर छुट्टी पे है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि आपको केस हैंडल करने। ठीक है सिस्टर, आप यहाँ पे देख लो। ऐसा कह के वो एम्बुलेंस के पास आ जाती है। फिर एम्बुलेंस पे आके बैठ जाती है और ड्राइवर श्रीकांत से कहती है, श्रीकांत, हमें फोन कहाँ से आया था? नंदनपुर टाउन से सिस्टर। ठीक है, फिर चलो। ऐसा कह के श्रीकांत भी एम्बुलेंस पे बैठ के तेजी से चलाने लगता है। आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस नंदनपुर जाके एक घर के सामने रुकती है। नर्स अनामिका और ड्राइवर श्रीकांत एक स्ट्रेचर लेके घर के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद कमला, जिसे बहुत दर्द हो रहा था, उसे स्ट्रेचर में लेटा के एम्बुलेंस के पास ले आकर उसे अंदर लेटाया जाता है। श्रीकांत आके ड्राइवर सीट पे बैठता है और सायरन बजा के वो एम्बुलेंस लेके अस्पताल के तरफ जाने लगता है। कमला, जिसे बहुत दर्द हो रहा था, उसके पास जाके अनामिका बैठती है। थोड़ा धैर्य रखो, हम जल्दी अस्पताल पहुंचने वाले हैं, इस तरह वो समझाती है। पर कमला को बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। सिस्टर, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप कुछ कीजिए, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। थोड़ा धैर्य रखना होगा, ऐसे कैसे चलेगा? एम्बुलेंस में बच्चे का डिलीवरी होना कोई आसान बात नहीं है। एम्बुलेंस तेज चल रहा है, हम पास में ही है, जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे। इस तरह धैर्य रखने को कहती है। श्रीकांत सायरन बजा के एम्बुलेंस को भगा रहा था, लेकिन अस्पताल के रास्ते में ही ट्रैफिक जाम था। एम्बुलेंस उस ट्रैफिक में फंस गया। नर्स अनामिका और ड्राइवर श्रीकांत दोनों ही बहुत परेशान हो गए। वो दोनों जाके यात्रियों से विनती करने लगे, भाई साहब, हमें जाने दीजिए, एम्बुलेंस पे डिलीवरी केस है, उसे तेज दर्द हो रहा है। इस तरह अनामिका रास्ते के एक तरफ समझा रही थी और श्रीकांत रास्ते के दूसरे तरफ जाके लोगों को समझा रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि लोग वहीं पे वहीं अटक गए थे। अनामिका और श्रीकांत कमला, जो दर्द के मारे तड़प रही थी, उसके पास आते हैं। श्रीकांत, बच्चा माँ के पेट में टेढ़ा घूम गया है, अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो माँ और बच्चे हम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। पर कैसे सिस्टर, हम यहाँ से एक कदम हिल नहीं पा रहे हैं, इन्हें हम अस्पताल कैसे लेकर जाएंगे? हमें इन्हें लेकर जाना ही होगा, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों को बचाना मुश्किल है। आपने सही कहा, पर हम क्या करें? बाइक एम्बुलेंस होता तो अच्छा होता, हम कैसे भी उन्हें लेटाकर अस्पताल ले जाते। श्रीकांत ने कहा। उधर कमला दर्द बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उसकी जान चली गई। ये बात पता चलते ही अनामिका और श्रीकांत दोनों ही रोने लगते हैं। ट्रैफिक क्लियर होने के साथ ही श्रीकांत कमला के डेड बॉडी को ले जाकर अस्पताल में हैंडओवर कर देता है। सिस्टर अनामिका दुखी होकर ऑटो लेके घर लौट आती है और आके सोफे पे बैठ जाती है।
सासू माँ शारदा अनामिका को दुखी देखकर उसके पास आकर पूछती है। अनामिका दुखी होकर आंखों में आंसू लेकर जो कुछ हुआ वो सब बताती है। सुन के शारदा की आंखें भर आती है। वो बहू को समझाती है। 2 दिनों के बाद अनामिका श्रीकांत को अपने घर पे बुलाती है। श्रीकांत आता है। हॉल में अनामिका, शारदा, प्रसाद, रमेश सभी लोग बैठे हुए थे। श्रीकांत आके उन्हें नमस्ते कहता है। जिस दिन कमला की मौत हुई थी उस दिन तुमने एक बात कहा था, याद है तुम्हें? हाँ मैडम, बाइक एम्बुलेंस के बारे में ना? हाँ, बाइक एम्बुलेंस। तुम्हें पता है वो कैसे बनाया जा सकता है? नहीं सिस्टर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आप परेशान मत होइए, ऐसी बाइक कहाँ मिलेगी और उसे कौन बनाएगा? ऐसा कहकर श्रीकांत वहाँ से चला जाता है। अनामिका परिवार की राय लेती है। सभी कहते हैं कि इस तरह की गाड़ी नहीं बन सकती और सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। पर अनामिका के दिमाग में बाइक एम्बुलेंस की बात ही घूम रही थी। वो एक वेल्डिंग वाले से जाके मिलती है और खुद के पैसे से वो एक बाइक एम्बुलेंस बनवाती है। बाइक एम्बुलेंस बनने के बाद अनामिका बाइक एम्बुलेंस के नाम से वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगी और उसपे अपना नंबर भी उसने लिखवा दिया। कॉल्स आने लगे तो अनामिका बाइक एम्बुलेंस लेके पेशेंट के पास जाने लगी और उन्हें लाकर अस्पताल में एडमिट करने लगी। एक दिन शारदा जब किचन में काम कर रही थी उसे दिल का दौरा पड़ता है। अनामिका कहकर चिल्लाती है और वहीं पे गिर जाती है। चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका भाग के शारदा के पास आती है। उन्हें जल्दी से अपने बाइक एम्बुलेंस पे लेटा के पास के ही अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर जांच करके कहते हैं कि शारदा का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अनामिका इस बात के लिए तैयार हो गई। 2-3 घंटे बाद शारदा बिस्तर पे सो रही थी तो उन्हें देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो गए और 2-3 घंटे के बाद धीरे धीरे शारदा अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर पति प्रसाद, बेटा रमेश और बहू अनामिका को वो देखती है। इस तरह खुद के बनाए हुए बाइक एम्बुलेंस से अनामिका अपनी सासू माँ शारदा को अस्पताल ले गई और तभी से अनामिका सभी को अपने बाइक एम्बुलेंस का फ्री सर्विस देने लगी। प्रसाद शारदा और अनामिका को जेल से छुड़वा के उन दोनों को बाहर निकलवाते हैं। भले ही पीछे एक मासूम सा चेहरा हो, पर बाहर से वो बड़े ही गुस्से में थे। उन्हें देखकर वो पैदल चल के आगे आ गए और गंभीर आवाज में कहने लगे, तुम लोग ऑटो लेकर घर जाओ, अभी मुझे ऑफिस जाना है, रात में घर लौट के बात करूंगा। इतना कहकर वो ऑटो को बुलाते हैं। ऑटो उनके पास आता है। फिर सास बहू उस ऑटो में बैठ जाती है जाने के लिए। बाबू, इन लोगों को कृष्णा नगर में छोड़ देना। ऐसा कहकर वो ऑटो वाले को पैसे देते हैं। ऑटो चले जाने के बाद वो भी अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। ऑटो में बैठकर सास बहू चैन की सांसें लेती है। बाप रे, सासू माँ, अगली बार मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। पिताजी ऐसे मुझे घूर रहे थे मानो कि मेरी जान ही निकल जाए। ऐसा मत कहो बहू, खुश रहो। पत्नी जैसा मुझे प्यार करते हैं, तुम्हें बेटी जैसा स्नेह करते हैं। ये गुस्सा बाहरी है, अंदर से तो वो बहुत ही नरम इंसान है। पर पिताजी को देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है माँ जी। शाम को ऑफिस से घर लौट के पिताजी का हाथ आपके ऊपर और आपके बेटे का हाथ मेरे ऊपर उठेगा ही उठेगा, ऐसा मैं अभी से समझ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बहू, तुम बस इंतजार करो शाम तक और फिर देखो, रात को तुम्हारे पिताजी घर पे आके खाना खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। सासू माँ शारदा चाहे कितना भी कह ले, अनामिका ने भरोसा नहीं किया। उसे अपने बात पे ही भरोसा था। यही कि रात को सास बहू का अच्छे से आज बैंड बजने वाला है। तब तक ऑटो भी कृष्णा नगर बस स्टैंड पहुंच जाता है। सास बहू ऑटो से उतरती है और पैदल अपना घर चली जाती है। उधर घर के बाहर अनामिका के पति रमेश, 2 बच्चे हरीश और भाव्या शारदा और अनामिका का इंतजार कर रहे थे। बच्चे जैसे ही माँ को देखते हैं, भागते हुए माँ के पास जाते हैं। माँ, आप आ गई। ऐसा कहकर दोनों बच्चे भागते हुए जाके अनामिका के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। अनामिका दोनों बच्चों को देखकर रोने लगती है, उन्हें अपने पास खींचती है, फिर भाव्या को उठाकर उसे चूमती है। अब रात हो चुकी थी, सभी खाना खा लेते हैं। करीबन रात के 9 बज रहे थे तब प्रसाद घर लौट आते हैं। सास बहू मासूम की तरह चेहरा बनाकर चुपचाप सर झुकाकर हॉल में खड़ी रहती है। देखो सास बहू, लालचपन की वजह से तुम लोग मिलावटी की और अपने समोसे के व्यापार से धोखा किया। अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसे की तो तुम सास बहू को मैं फिर से जेल भेज दूंगा और हम बाप बेटे फिर से शादी कर लेंगे, याद रखना। प्रसाद के ऐसे कहने पर अनामिका बहुत डर जाती है, पर शारदा इस बात को बहुत हल्के में लेती है। अजी, 2 दिनों में होली आ रही है,
मैं और बहू सोच रहे हैं कि हम रंग बेचे, कुछ पैसे भी कमा लेंगे। कोई जरूरत नहीं है रंग बेचने का। मैं और बेटा कुछ न कुछ करके तुम और बच्चों को देख लेंगे। इसीलिए तुम सास बहू को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। बिना मिलावट के हम अच्छे रंग बेचेंगे। हम ईमानदारी से काम करेंगे। एक बात याद रखना सास बहू, समय बदलता है। अगर तुम कोई गलती करते हो तो इसी ही जिंदगी में उसका फल भुगतना होगा। लालच के वश में जो भी काम करोगी उसका फल हमें और हमारे बच्चों पर जरूर आएगा। ऐसा कहकर प्रसाद बिना कुछ खाए पिए सोने चले जाते हैं। शारदा को बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद शारदा एक प्लेट में चावल दाल लेके प्रसाद के पास जाकर विनती करती है और उन्हें वो खाना खाने के लिए कहती है। फिर दोनों शांति से सो जाते हैं। 2 दिनों के बाद लालची सास बहू होली के त्योहार के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। उस परिस्थिति में दोनों अलग अलग रंग ले आती है, अलग अलग रसायन ले आती है और दोनों को मिला के रख देती है। कल इन सबको ठेले में रख के अगर बेचे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सासू माँ, लालच में आके अगर हम ये केमिकल वाला रंग बेचे ना और बाप बेटे को पता चल गया ना, हाय भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बहू। ये लालच वालच ये सब तो इस घर के लिए ही कर रहे हैं, है कि नहीं बोलो। वो बाप बेटा जितना कमाते हैं उन पैसे से तो हमारा ठीक से घर का खर्च भी नहीं चलता। अगर हम ऐसा कहेंगे तो आपका बेटा और पिताजी दोनों ही नहीं मानने वाले। अगर हम मदद की बात करेंगे तो वो भी तो ऐसा कहेंगे कि मदद ही करना है तो हम नौकरानी का काम करके उन्हें मदद कर सकते हैं ना। अगर हम वो काम करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हाथों में बस दर्द होगा। तुम ज्यादा सोचो नहीं, कुछ नहीं होगा, जो कह रही हूँ वो करो। इस तरह से सासू माँ शारदा बहू के मन में हिम्मत जुटाती है। वो दोनों जैसे ही वहाँ से चली जाती है, थोड़ी देर बाद वहाँ हरीश और भाव्या आते हैं और वहाँ से रंग चुरा के दोनों भाग जाते हैं। वो मिलावटी केमिकल वाला रंग बिना घर वालों को कुछ बताए वो चुपचाप स्कूल बैग में छुपा लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रसाद और रमेश तैयार होके अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अनामिका हर दिन की तरह बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करती है और बच्चों को स्कूल छोड़ के वो घर लौट आती है। घर पे सासू माँ केमिकल मिलाया हुआ रंग के पैकेटों को गिन रही थी और एक एक को अलग अलग करके रख रही थी। बहू, अगर हम इन कलर्स के पैकेटों को बेचे तो हमने जितना निवेश किया है उससे कहीं ज्यादा कमाएंगे। बाप बेटा काम पे गए हैं, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब हम जाके आराम से रंगों का व्यापार कर सकते हैं। ऐसा कहकर सास बहू उन सभी रंगों के पैकेट को अपने ठेले पे रख देती है। फिर से खाना खाने आना पड़ेगा ये सोचकर वो एक ही बार में खा लेते हैं ताकि आना ना पड़े। तब तक प्रसाद घर लौट आते हैं। उनके सर में दर्द हो रहा था। वो बिस्तर पे लेट के आराम करने लगते हैं। सास बहू उन्हें खबर देके बस अपना ठेला लेके निकलने ही वाले थे, तब तक हाथ पैर सर मुंह सब जल रहा है और दर्द हो रहा है। ऐसी शिकायत लेके हरीश और भाव्या रोते रोते घर लौट आती हैं। उन्हें देखकर सास बहू प्रसाद सब घबरा गए। जल्दी से उन्हें पास के अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब बच्चों की जाँच करके कहते हैं, रंगों में बहुत रसायन मिला हुआ था, इसीलिए बच्चों के साथ ऐसा हुआ। बच्चों का होली खेलना जरूरी है, पर किस चीज से खेल रहे हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है। आप लोग को वो देखना चाहिए था। अब आप लोग बच्चों के साथ घर पे रहिए और उन्हें जो चाहिए वो दे दीजिए। डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दवाइयाँ लेके ऑटो का आने का इंतजार करने लगते हैं। ऑटो आने पे वो बच्चों को साथ लेके घर लौट आते हैं। फिर प्रसाद घर पे बच्चों से बड़े प्यार से पूछते हैं। बच्चे भी सारा सच कह देते हैं। ये सुनकर बहू तो बहुत डर जाती है। फिर गुस्से से प्रसाद कहने लगते हैं, छी, तुम लोगों को मार के मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। तुम लोग बदलोगे नहीं। अच्छा हुआ कि हमारे बच्चे ही इन रंगों से खेले। तुम लोगों का पापों का फल बच्चों को मिला। देख लिया ना परिणाम। प्रसाद की ऐसी बातों पर लज्जित होकर सास बहू अपना सर झुका ली। अपने बनाए उन रंगों को उन्होंने सब नष्ट कर दिया और इस तरह सबक मिलने के बाद ही सास बहू आज्ञाकारी बनके अच्छे से रहने लगी।